प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल। आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप लोग DFCCIL के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है जिसमें इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के बच्चे भी एलिजिबल हैं कुछ पोस्ट के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, और मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चश्मा लगाते हैं तो चश्मा का पावर कितने डॉक्टर तक एलिजिबिलिटी में है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उस सबसे पहले हम DFCCIL को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि DFCCIL है क्या। तो एक्चुअली DFCCIL एक PSU है। दिस इज ए PSU which is under control of Ministry of Railway। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट। PSU क्या होता है? तो जिसमें 51% एटलीस्ट शेयर अगर गवर्नमेंट का हो और बाकी रेस्ट एटलीस्ट 51% और बाकी रेस्ट 49% अदर प्लेयर्स का, अदर व्यापारी बिजनेसमैन का हो जिसमें शेयर, उसको PSU कहा जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रोल इस पे होता है। जितना जो पॉलिसी बनाया जाता है फॉर द कंपनी, फॉर द फर्म, वो भारतीय रेल ही बनाएगी, ठीक है। बट जो अदर प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ न कुछ डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है। तो चलिए, इन्होंने आपने समझ लिया कि एक अर्ध सरकारी कंपनी जैसा आप इसको मान सकते हो, राइट। तो इसको बनाया ही क्यों था भारत सरकार ने? इसको बनाने का वजह ये था कि आज जो भारत सरकार को मालगाड़ी की ढुलाई में जो लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, राइट। जैसे अभी जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उस पर दोनों चलती है, पैसेंजर भी गाड़ियां भी चलती है, और जिसको कोच बोलते हैं, पैसेंजर को कोच बोलते हैं, ठीक है, और वैगन, मालगाड़ी को वैगन बोलते हैं। तो ये दोनों चलती हैं। तो पैसेंजर जो गाड़ियां होती हैं उनको क्रॉस करवाने के चक्कर में, उनको टाइमली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के चक्कर में वैगन जो मालगाड़ी होते हैं वो उनको बहुत आउटर स्टेशन पे या फिर कई स्टेशन पे, लूप लाइन पे घंटों या फिर आप कह सकते हो कि कई दिन तक खड़ा छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए इतना फाइनेंशियल लॉस होता है रेलवे को भी, और रेलवे जिनका माल ढुलाई कर रहा है, जिन बिजनेसमैन का, तो उस फाइनेंशियल लॉस को दूर करने के लिए रेलवे ने डिसाइड किया था कि एक हम PSU बनाएंगे जिसका नाम DFCCIL होगा, जिसके नाम से स्पष्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब फ्रेट कॉरिडोर कुछ नहीं है, जो मालगाड़ी के लिए ट्रैक अलग से बनाने की व्यवस्था है कि मालगाड़ियों के लिए अलग ही रेलवे लाइन होगा, राइट, जो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करेगा, माल ढुलाई होगी, राइट। तो उसके लिए DFCCIL का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये कंपनी अभी प्रोग्रेस में है और रेलवे का कंस्ट्रक्शन, फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी जो फर्स्ट फेज में इन्होंने बनाया है, फर्स्ट फेज में इन्होंने ईस्ट से वेस्ट इंडिया को कनेक्ट करने का पहला फेज इनका लगभग तैयार है या फिर तैयार हो रहा है। अगले फेज में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फेज में इनका काम चल रहा है ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करने का, मतलब पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को महाराष्ट्र में जो भी सी पोर्ट है, तो यहाँ के सी पोर्ट को यहाँ के सी पोर्ट से कनेक्ट करने का काम चल रहा है। तो उसी के रिलेटेड जो इनको इंजीनियरिंग के बच्चे या डिप्लोमा के बच्चों की जरूरत है, उसी के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला है। तो चलिए वो फटाफट देख लेते हैं कि क्या डेट्स हैं। तो सबसे पहले आप डेट देख लो। अच्छा, इन्होंने वैकेंसी किसकी निकाली है? जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड MTS की, राइट। तो आप डेट देख लो, 18 जनवरी 2025 को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, राइट। क्लोजिंग डेट आपका रजिस्ट्रेशन का 16 फरवरी है, ठीक है। अगर मॉडिफिकेशन के लिए आपको अगर लगता है कि आपने कहीं गलती कर दी है फॉर्म भरने में, तो मॉडिफिकेशन के लिए डेट आपको दिया गया है 23 से 27 फरवरी तक। टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि फर्स्ट CBT, इसमें 2 CBT होंगे, और PET डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए नहीं है, MTS वालों के लिए है, राइट। तो आपको मेन फर्स्ट CBT होगा, सेकंड CBT होगा। फर्स्ट CBT अप्रैल 2025, सेकंड CBT अगस्त 2025, राइट। तो ये आपका, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में। इसमें आप देख रहे हो कि हाँ, आप देख लो आपकी पोस्ट का डिटेल्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एक जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, तो ये आप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के बच्चों के लिए नहीं है। इसका स्केल है 50,000 से 1,60,000, मतलब बेसिक 50,000 से शुरू हो रहा है।
बेसिक क्या होता है, सैलरी कैसे कैलकुलेशन होता है, वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या है, ये मेनली फाइनेंस वालों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, राइट। चलिए आगे आपके लिए जो है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए वो है एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, राइट, जिसका बेसिक 30,000 से शुरू होगा और 1,20,000 तक जाएगा, रेंज ये है आपका। ठीक है। तो जो रेलवे का जेई है, आरआरबी जेई, मैक्सिमम बच्चे जो मेरे व्यूवर्स हैं आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो सीबीए2 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सीबीए2 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें आकर आप अपना स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो 30,000 की इसमें बेसिक है। रेलवे की बेसिक कितनी है जेई की ज्वाइनिंग के लिए, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, 35,400 रुपये है ना। 5,000 का यहाँ पे 5,400 का अंतर है, तो ओवरऑल सैलरी में लगभग 8 से 10,000 का अंतर आएगा इसमें। तो समझो कि जो आरबी से रेलवे में जेई बन रहे हैं उनसे थोड़ी इनकी सैलरी 8-10,000 कम हो सकती है, राइट। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा पर्क और अलाउंस फैसिलिटी ज़्यादा मिल सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप सिविल वालों को देख लो, अगर सिविल के जो बच्चे हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा भी, और जो डिप्लोमा नहीं भी किए हैं, मान लो बीटेक किए हैं, राइट, तो उनके लिए भी ये पोस्ट है, मैं भी दिखाऊंगा आगे। तो उसमें आप देख लो 16 पोस्ट है, जनरल के लिए SC5, ST3, OBC 9, EWS 3, राइट। मेडिकल स्टैंडर्ड A3, यहाँ पे ध्यान से देख लो, A3 मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड, कलर ब्लाइंडनेस नॉट अलाउड। एंड आई ग्लासेस, अगर चश्मा आप लगाते हो, अगर आप चश्मा लगा रहे हो, आई ग्लासेस, तो उसकी पावर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 2 डायोप्टर होनी चाहिए, 2 डायोप्टर। अगर दूर की दृष्टि आपका खराब है, दूर आप नहीं देख पाते हो, तो पावर आपका मैक्सिमम 2 होना चाहिए, राइट, विथ 6/9, पावर आपका 6/9 भी होगा तो चलेगा, विथ ग्लासेस ऑफ मैक्सिमम 2 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया है। आरबी जेई में तो 2 डायोप्टर से ज़्यादा 4 डायोप्टर तक भी जिनका है, 4 से ऊपर भी है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ पोस्ट है, राइट, डिसाइडेड है कि उनको वर्कशॉप मिलेगा, प्रोक्सिमिटी मिलेगा, वैसा सेफ प्लेस मिलेगा जो डेंजरस नहीं है दृष्टि के संदर्भ में, आँख के दृष्टि से। ठीक है, आँख के नजरिए से अगर आँख कमजोर भी किसी का है तो उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर दी जाएगी जहाँ पे उतनी अच्छी दृष्टि की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्रेट कॉरिडोर, आपको फ्रेट में ही काम करना है, कॉरिडोर में ही काम करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल मेडिकल स्टैंडर्ड टाइट रखा गया है। तो जिन बच्चों का पावर 2 डायोप्टर से ऊपर है वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका आई ग्लासेस का पावर 2 डायोप्टर से कम है और कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये आप इंश्योर कर लेंगे तभी इसका फॉर्म भरेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए 64 पोस्ट है, इसमें 28 EVAR, SC 11, ST5, OBC 14, EWS 6, राइट, PWBD 33, सॉरी, एक्स सर्विसमैन 9। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। ठीक है, और वही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, ये आप देख लेंगे, जो भी अगर इसके अंदर आते होंगे क्वालिफिकेशन के अंदर, वो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक वाले भी चलेंगे, बीटेक हैं, एमटेक हैं, सब इसमें एलिजिबल हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए भी पोस्ट आपका आया है, 75 वैकेंसी है, 28 फॉर EVAR, 9 SC, 7 ST, OBC NCL, 23, 8 EWS, 3 PWBD एंड 10 एक्स सर्विसमैन। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के भी बच्चे भर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी बच्चे भर सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, राइट। इसमें आप देख रहे हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। MTS का पोस्ट है, ये तो उनके लिए जो मैट्रिक किया है, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या फिर अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, राइट, मैट्रिक प्लस अप्रेंटिस या मैट्रिक प्लस ITI, उनके लिए पोस्ट है। 194 EVAR का है, SC 60, ST 32, OBC 122, EWS 46, PWBD 33, एक्स सर्विसमैन 113। तो ये आपका पोस्ट है, राइट। इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बी और बीटेक भी जो हैं
वो भी एलिजिबल इसमें हैं विद द मिनिमम 60% मार्क्स, राइट। अगर अच्छा जिन्होंने लेटरल एंट्री से भी बीटेक किया है या फिर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल, राइट। अब हम लोग चलते हैं एज लिमिट, आप देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 30, एग्जीक्यूटिव 18 to 30, एमटीएस 18 to 33। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर्स का, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स उनके लिए 10 ईयर्स का। अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, कहीं प्राइवेट फॉर्म में है या फिर पीएसयू में, दूसरे किसी पीएसयू में या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वहां तक अगर आना चाहते हैं तो वहां से आप एनओसी लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करेंगे, राइट। और आपको बिल्कुल पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पे प्रोटेक्शन मतलब कि अगर पीएसयू में आपका जहाँ पहले जॉब कर रहे थे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे सैलरी जो है आपका मान लो कि 40,000 पहुंच चुका है, राइट। लेकिन यहाँ सैलरी मान लो स्टार्टिंग 30,000 से होगा, राइट, प्लस डीए जो भी मिलेगा। तो आपको जहाँ भी सैलरी ज़्यादा होगी, मान लो इनिशियल सैलरी यहाँ वहाँ ज़्यादा थी जहाँ आप पहले फर्म में काम कर रहे थे, तो आपको सैलरी वहीं से स्टार्ट किया जाएगा आपका रेंज में, ठीक है। आपका बेसिक वहीं से शुरू होगा, तो उसी को पे प्रोटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें देख लो आप पर्क्स एंड अलावेंसेस हैं, क्या क्या एचआरए मिलेगा आपको, हाउस एंड अलावेंस, बेसिक पे तो है ही, डीएनए महंगाई भत्ता, अलावेंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जैसा काम चलेगा। करियर प्रोस्पेक्ट, आप प्रमोशन हायर ग्रेड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा। एक सर्विस बॉन्ड भी होगी, वो आपको भरना होगा कि इतने समय तक आप उसमें सर्व करेंगे, नहीं सर्व करेंगे तो फिर आपको कुछ अमाउंट, जो अमाउंट ट्रेनिंग की अमाउंट होगी, वो आपको ट्रेनिंग के समय जो रेलवे ने खर्च किया होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। ये तो हम रेलवे जेई में भी हमने बॉन्ड भरा था 5 साल के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए पे प्रोटेक्शन का लिखा हुआ है, पे प्रोटेक्शन विल बी ग्रांटेड। सिलेक्शन फॉर वेरियस पोस्ट, जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए जो है उनको CBT 1 CBT 2 देना है, पर फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका मेडिकल टेस्ट होगा। एजुकेटिव सिविल इलेक्ट्रिकल SNT, इनके लिए क्या है, CBT 1 CBT 2, नो फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। MTS वालों के लिए क्या है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा में आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पहले आप जैसा कि हमने बताया कि CBT 1 आपका होगा, फिर देन CBT 2 होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहने वाला है। तो CBT 1 का सिलेबस आप देख लो क्या क्या पूछने वाला है। CBT 1 में मैथमेटिक्स 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15, साइंस 15, जो आरबी का आपका सिलेबस है लगभग वही है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस 30, नॉलेज अबाउट एक्स्ट्रा है, नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL 10। तो आप रेलवे के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर दें अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं भरते हैं इस फॉर्म को, ये इतना याद रखो। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे ही, अगर जाने दो PSU है, ये है वो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप रेलवे को सर्व कर रहे हैं चाहे किसी भी तरीके से हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें, राइट। अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। सेकंड CBT क्या है, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको 120 मिनट दिया जाएगा, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मिनट, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, राइट। तो इसका सिलेबस भी मैं बता देता हूँ, आप सिलेबस इसका देख लीजिए। जूनियर मैनेजर के जो हैं उनका सिलेबस ये है, 24 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड से, और 96 क्वेश्चन आप इसका अच्छे से इसको आप पढ़ लें। सिविल के बच्चे जो हैं उनका भी 24 क्वेश्चन होगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन होने वाला है, उसमें 24 क्वेश्चन होगा जीके और रीजनिंग से, और 96 क्वेश्चन क्या होगा आपका सिलेबस होगा, इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मटेरियल कंक्रीट, MCC RCC PSC एंड स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैसे ही जीके और रीजनिंग होगा 24 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन होगा, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। एग्जीक्यूटिव सिग्नल, इनके लिए क्या होगा 24 क्वेश्चंस 96 क्वेश्चन, 24 में जनरल जीके और रीजनिंग, 96 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। MTS वालों के लिए क्या है सिलेबस, उनके लिए तो वही सेम ही रहेगा, तो मल्टीटास्किंग है, तो इनके तो टेक्निकल आना कुछ नहीं है, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL। तो ये आपका CBT 2 का सिलेबस होने वाला है, राइट।
अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की आप बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ऐसे बच्चे मत भर देना जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 नहीं हो, A3, ठीक है। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। खासकर मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए या डिप्लोमा के बच्चों के लिए। तो इसमें A3 में मैंने आपको बताया कि जो रेलवे का स्टैंडर्ड A3 है हूबहू यही फॉलो ये करेगा, क्योंकि उसी का PSU है, रेलवे का ही PSU DFCCIL है, राइट। तो इसमें A3 में वही होता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। चश्मे का पावर, आई ग्लास का पावर 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 2 डायोप्टर ये होना चाहिए। तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, तो भीड़ क्राउड वहाँ ऐसे ही कम हो जाती है। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये है, थोड़ा सा बच्चे बहुत सारा नहीं भरने का भी पर्पस मतलब ये होता है, रीजन होता है कि फीस का बहुत ज़्यादा है, 1000 एग्जामिनेशन फी है, राइट, OBC जनरल के बच्चों के लिए, राइट। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए 500 रुपये हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फी थोड़ा सा बच्चों को लगता है, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इसमें अगर तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लेंगे तो रिक्रूटमेंट आपकी इसमें हो जाएगी, और लगभग रेलवे JEE के आसपास ही इसकी सैलरी बनेगी। तो कैसा लगा वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं रेलवे JEE से संबंधित या रेलवे कोई भी एग्जाम से संबंधित अगर आप तैयारी करते हो, उनके कैंडिडेट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समय समय पर इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं और बनाते रहेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलता रहे। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, जो RRB JEE CBT 2 की तैयारी कर रहे बच्चे, वो या तो कोई भी ब्रांच के हों आकर के उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।